Morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABSD, Government College पारा। बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने पर, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पर हमारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने सेक्शन 54 स्टडी की थी। तो अब देखिए उस सेक्शन 54 पर बेस्ड एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लेते हैं। Sri Arvind is owner of a self-occupied house which was purchased by him on 15th March 1999 for rupees 60,000. Mr. Arvind ने 60,000 रुपये में 15 मार्च 1999 को एक घर खरीदा। ठीक है, अब द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस हाउस ऑन 1 अप्रैल 1 वॉज रुपीज़ 80,000। बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर 2001 के पहले की कोई परचेजेज हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 2001 का मार्केट वैल्यू ले लें या फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से क्या ज़्यादा है? 80,000 ज़्यादा है तो हम 80 ले लेंगे। He sold this house on 20 June 19 for rupees 11 lakhs, spent rupees 10,000 on this connection for brokerage commission etc. ठीक है, लेस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ऑन 18th में 2019 ही परचेज्ड अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज रेजिडेंस फॉर रुपीज़ 8 lakhs। ध्यान दीजिए, उसको कैपिटल गेन अराइज हुआ है जून 2019 में और मई 2019, यानी कि जस्ट पहले, एक महीने पहले लगभग उन्होंने क्या किया था? एक नया घर 8 लाख रुपये में खरीदा था। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री अरविंद अंडर हेड कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो 2021 में उनके कैपिटल गेन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो सबसे पहला कि हम 2001 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो मार्केट वैल्यू है 80,000 उसी को इंडेक्स करेंगे, फाइन। दूसरी चीज़, जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं उनको सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे, ये भी ठीक है। 11 लाख का हमारा सेल्स कंसिडरेशन है, उसमें से माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। तीसरी चीज़ क्या है कि हमने जो 8 लाख रुपये में नया घर खरीदा है वो जस्ट, हमारे पास ये ऑप्शन है, सेक्शन 54 क्या कहती है कि आप रेजिडेंशियल हाउस सेल करें जो आपके पास 2 साल से ज़्यादा समय के लिए हो, देन आप उसको सेल करके वापस रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदें, या तो इस कैपिटल गेन से 1 साल पहले या अगले 2 सालों में, या फिर नेक्स्ट 3 इयर्स में आप उसे बनवा लें। सब जगह ये कैपिटल गेन मतलब सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो रही है, तो हम सीधा सीधा कैपिटल गेन में से 8 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन अलाउ कर देंगे। तो देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले आप इनका सेल्स कंसिडरेशन ले लीजिए, दैट इज 11 लाख रुपीज़। इस 11 लाख रुपीज़ में से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, फी एंड सो ऑन। 10,000 रुपये के मैंने इसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो मेरा ये नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। एक स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि मैं इसे लिख दूँ 10,90,000, फाइन। अब मुझे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है, तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितने पे किया था? 60,000 में, लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी। देन सीधा ले लूँ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी लेनी है इंडेक्स्ड कॉस्ट? 80,000। आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, 1 अप्रैल 2001। इसको ऊपर क्या लेते हैं हम? ट्रांसफ़र वाले ईयर का CII। हमने अभी इसी 1920 में ही तो सेल किया है, तो 289 है अपॉन 81 का इंडेक्स आएगा, क्योंकि हमने परचेज में 81 से पहले के इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास, अपॉन 100। देख लीजिए आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 231,200। बस इसको लेस कर दीजिए, कितना आया? 8,58,800। और अब हम इसमें से क्या दे दें? इसको एग्जेम्पशन दे दें। ये हमारा कैपिटल तो गेन है, लेकिन कैसा है? ग्रॉस LTCG है। अब यहाँ पर आप इसमें से लेस कर दीजिए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितनी एग्जेम्पशन दे दें इनको हम? 8 लाख रुपीज़ की, क्योंकि 8 लाख इन्होंने री इन्वेस्ट किया था, तो 58,800 इनका जो है ये क्या हो गया? टैक्सेबल कैपिटल गेन। इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये कैसा हो गया? टैक्सेबल 58,800।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया किस तरह से हम अपनी इन एग्जाम्पशंस को एप्लीकेबल करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेल्स कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, सेल्स कंसिडरेशन आ गया नेट, फिर उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दी तो हमारा कैपिटल गेन आ गया। लेकिन इसमें अभी हम सेक्शन 54 हमारी एप्लीकेबल होती है, कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो हमने 8 लाख की एग्जाम्पशन दे दी और इतना हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आ गया। अब बच्चों इसके बाद हम अपनी जो एग्जाम्पशंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। अगली एग्जाम्पशन हम लेते हैं सेक्शन 54B, 54A नहीं होती है, 54B नेक्स्ट है हमारी। नेक्स्ट हमारी सेक्शन है बच्चों कैपिटल गेन्स ऑन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सेक्शन 54B है ना, यानी शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ, सेक्शन 54B, ठीक है बच्चों। सेक्शन 54B में शहरी कृषि भूमि, फिर वही बात आ गई, अभी हमने जो करमुक्त पूंजी लाभ पढ़े थे एग्जेम्प्टेड, उसमें हमने अनिवार्य अधिग्रहण पढ़ा था, यानी कि अगर शहरी कृषि भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो फिर वो तो एग्जेम्प्टेड है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका कंसिडरेशन आपको 31 मार्च 2004 के बाद मिला हो। लेकिन अगर एक नॉर्मल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, शहरी कृषि भूमि है, और उसके ट्रांसफ़र से आपको कोई भी इनकम होती है, तो फिर उस पर सेक्शन 54B एप्लीकेबल हो सकती है। इट माइट बी, नॉट श्योर, क्यों? क्योंकि जब आप इसके कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं भाई? सबसे पहली कंडीशन तो जब आपने कृषि भूमि का नाम लिया ना, तो सिर्फ कागजों पे दिखाने से कृषि भूमि नहीं होती है। कृषि भूमि का मतलब है शहरी कृषि भूमि, मतलब शहरी क्षेत्र में स्थित हो, अर्बन में हो, फाइन होनी चाहिए। दूसरा, पिछले 2 सालों से या तो आप या आपके माता पिता या आपकी फैमिली HUF उस पर खेती का काम करते हो। कृषि भूमि पर कृषि का काम किया जाना चाहिए, पेपर्स में दिखाने से वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं बन जाता है ना। तो पिछले 2 सालों में आप, आपके माता पिता या आपकी फैमिली उस पर कृषि का, एग्रीकल्चर का काम करती हो, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा, आप अगर एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र से कोई भी इनकम आपको मिलती है ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से, तो आपको वापस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना पड़ेगा, इसको बेचकर इसे ही खरीदना है। कितने समय में? अगले 2 सालों में, क्योंकि अब इसको बना तो सकते नहीं हम, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है कृषि भूमि को बनाना? नहीं है पॉसिबल। खरीद ही सकते हैं, तो यहाँ बनाने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगले 2 सालों में हम नई कृषि भूमि को खरीद लें और फिर उसके बाद उसको अगले 3 साल तक ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा नहीं है कि मैंने शो करने के लिए इस असेसमेंट ईयर में तो सब इसको खरीद लिया, ये कैपिटल गेन में फ्री हुआ और वापस 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर में मैंने उसे सेल कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। टैक्स अवॉइडेंस नो, कर की चोरी नहीं करनी है हमको, ठीक है। तो आप इसको 3 साल तक अपने पास रखेंगे, तभी आपको इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज जितना एग्जाम्प्ट हुआ है ना, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाना है। तीसरी कंडीशन, मैक्सिमम कितनी डिडक्शन आपको मिल सकती है? भाई जितना कैपिटल गेन हुआ और उसमें से आपने जितना री इन्वेस्ट किया उतनी ही मिल सकती है। मुझे अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र से सपोज कीजिए 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ, तो अधिकतम 5 लाख की सीमा डिसाइड हो गई, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता। अब इस 5 में से भी मैं कितना इन्वेस्ट करती हूँ? 2 जगह, या तो मैं नया एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लूँ, या फिर जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड बैंक्स हैं जिसमें हमारी पूंजी लाभ जमा योजना है ना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 जहाँ पर है, अगर आप उसमें पैसा डाल देते हैं अपने कैपिटल गेन का, तो उन दोनों को मिलाकर आपको इसकी रिडक्शन दे दी जाती है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? आपकी पूंजी लाभों तक, कैपिटल गेन तक ही मैक्सिमम। भाई जितना आपको प्रॉफिट होगा उतनी तो रिडक्शन देंगे हम, उससे ज़्यादा कहाँ से देंगे? तो इस तरीके से, ठीक है, वही सारे प्रोविजंस हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रोविजन क्या कहेंगे कि पिछले 2 सालों से ये यूज़ हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों, मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस।
बाय असेसी, या तो खुद असेसी इसका यूज़ करता हो, और हिज और हर पेरेंट्स, या फिर उसके माता पिता इसका यूज़ करते हो, हिज और हर पेरेंट्स, और HUF है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि मस्ट हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय असेसी और हिज पेरेंट्स और HUF फॉर मोर देन 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स यानी 2 साल या उससे ज़्यादा से वो उसे यूज़ करते हों। पास्ट 2 ईयर्स लिख लीजिए इसमें, क्योंकि गत 2 वर्षों की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 2 सालों से यूज़ करते हों। ठीक है, क्लियर। सेकेंड चीज़, उसे क्या करना होगा, इसे बेच के वापस एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है। सेकेंड है परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, वापस इसे बेचकर वही खरीदना है, परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर्स ऑफ कैपिटल गेन, है ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। कैपिटल गेन के अगले 2 सालों में उसे वापस नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, और इसका लॉक इन पीरियड कितना है, 3 ईयर्स। तो उसमें मस्ट नॉट सेल फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों तक इसको इसे सेल नहीं करना है, नहीं बेचना है। फिर तीसरा, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन हम कितनी दे सकते हैं, तो देखिए मैक्सिमम डिडक्शन, अधिकतम कटौती, इसमें जो भी इसने पैसा री इन्वेस्ट किया है ना, मैं इसके लिए यही लिख देती हूँ, री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड बैंक दिए हैं उस बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये इन दोनों का टोटल आपके लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा, बट नॉट मोर देन, या अप टू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट नॉट मोर देन कैपिटल गेन अराइज, जो भी आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है उससे ज़्यादा ये अमाउंट किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेक्शन 54 भी एप्लीकेबल होती है। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, 54B में एग्रीकल्चर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके वापस एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, लेकिन ये पिछले 2 सालों से आपके एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए यूज़ होता रहा हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इसको बेचकर वापस कृषि भूमि को ही खरीदना है, ठीक है, और उसे अगले 2 सालों में खरीद लेना है और अगले 3 सालों तक नहीं ट्रांसफ़र करना है। देन उसके बाद इसमें मैक्सिमम अमाउंट, जो भी आपने नया ये खरीद इन्वेस्टमेंट किया है दिस, प्लस जो भी आपने पूंजी लाभ जमा योजना 1988 में डिपॉजिट किया है, या ऐसे हम बोल सकते हैं जो भी गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड बैंक है इसके लिए, उसमें आपने इसे डिपॉजिट किया है, इन दोनों का टोटल आपको एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपको जो एक्चुअल कैपिटल गेन है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी आपका कैपिटल गेन इस एग्जेम्पशन की वजह से नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखिए इसको। तो ये है हमारी सेक्शन 54B। अब 54B के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं 54D। इसके बाद बच्चों अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो हम ले रहे हैं दैट इज़ थर्ड वन, वो कौन सा है हमारा, वो है औद्योगिक उपक्रम के भूमि और भवन, इसके अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजी लाभ, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, औद्योगिक उपक्रम की भूमि और भवन, केवल ध्यान दीजिए मैंने केवल लैंड और बिल्डिंग की बात की है ना, औद्योगिक उपक्रम के भूमि और भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजी लाभ। अंडरस्टूड है, लाभ का मतलब पूंजी लाभ। ओके, इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यानी कि औद्योगिक उपयोग के लिए अगर आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आ रहे थे, ठीक है, और उसका अगर गवर्नमेंट अनिवार्य अधिग्रहण कर लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है, उसका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कि उसे टेक ओवर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और वहाँ के अगर लैंड एंड बिल्डिंग को वो अपने उसमें पोजेशन में ले लेती है, तो फिर उस पर हमारी कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल होती है? सेक्शन 54D। सेक्शन 54D यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और इसमें कंडीशन क्या है बच्चों? सबसे पहली कंडीशन तो कि पिछले 2 सालों से आप इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस से करते रहे हो, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई? इट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, जिसके लिए ये है पिछले 2 सालों से कम इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस से किया जा रहा हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप इसको सेल करके वापस दोबारा से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ करेंगे, ऐसी भूमि और भवन खरीदेंगे जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाना है, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि वापस ये अमाउंट किस में? ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए जिसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वही लॉक इन पीरियड, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लॉक इन पीरियड कह दूँ, यानी कि इसको अगले 3 सालों तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए, है ना। होप्स आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और चौथा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा इसमें भी? वही बच्चों, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टमेंट किस में करना है ये हम लिख ही चुके हैं, प्लस डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट। स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट किसका मतलब है यहाँ पर? वही कैपिटल गेन अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, है ना। मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है स्पेसिफाइड बैंक का क्या मतलब है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जब फुलफिल होंगी तो हमें सेक्शन 54D की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लैंड एंड बिल्डिंग, उनका कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। पिछले 2 साल से आप उसका यूज़ बिजनेस के लिए कर रहे थे, और अब आप जब इसको बेच के नया खरीदते हैं तब भी बिजनेस के लिए ही खरीद रहे हैं, उसका उपयोग बिजनेस में ही होना है। अगले 3 साल तक उसको वापस से नहीं बेचना है, और मैक्सिमम अमाउंट जो आपने कैपिटल गेन स्कीम में डाला वो प्लस आपने जितना इन्वेस्ट किया, लेकिन अप टू कैपिटल गेन, आपको जो एक्चुअल में कैपिटल गेन हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही पुरानी कंडीशन है। तो इस तरीके से हम सेक्शन 54 को एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे और सेक्शंस हैं हमारी, जैसे कि 54D के बाद 54E, C, E, F, G के 2 सेक्शंस और हैं। तो ये सब अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसके प्रोविजंस को अच्छे से मग अप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।